नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री जो है उसका कंप्लीट वन शॉट वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और ये कम समय में रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट आपके लिए हो सकता है। देखिए, जो मध्यकालीन इतिहास है इसके कुछ स्रोत हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें हम बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक के बाबरी, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी, अकबर की आत्मकथा अकबरनामा, अलबरूनी की तारीख उल हिंद, इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था उसकी पुस्तक रहला, और कल्हन की पुस्तक राज तरंगनी, और चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हमको कुछ सिक्के, मंदिर, मकबरे, किले व इमारतें, मूर्तियां और अजंता व एलोरा की गुफा से जो है ये मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इस क्रम में हम अगर भारत पर आक्रमण देखें तो भारत पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है, और अरबों के आक्रमण में जो है वो प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम। और सफल जो आक्रमण है वो 712 में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम की बात करें तो इसके आक्रमण की जानकारी हमको चचनामा पुस्तक में मिलता है। और आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, कि अरबों ने भारतीय चिकित्सा, नक्षत्र विज्ञान, दशमलव प्रणाली तथा दर्शन शास्त्र सीखा। और पहला आक्रमण सिंध पर दाहिर सेन के विरुद्ध इसने किया था, और मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना एवं धन को लूटना। इसकी कुछ विशेषता ये है कि सिंध में खजूर की खेती होने लगी, जजिया कर का प्रचलन भारत में होने लगा, भारत के अंदर ऊंट पालन किया गया और दिरहम नामक सिक्का चलाया गया। इसके बाद हम तुर्की आक्रमण की बात करें तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले भारत पर अल्पतगीन ने आक्रमण किया। अल्पतगीन जो है ये गजनी वंश का संस्थापक था, और गजनी में स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना जो है वो अल्पतगीन के द्वारा किया गया था। अल्पतगीन के बाद जो है सुबुक्तगीन के द्वारा आक्रमण किया गया। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक जो है वो सुबुक्तगीन है, और ये मोहम्मद गजनी का जो है ये पिता है। मोहम्मद गजनी की बात करें तो ये सुबुक्तगीन का बेटा था, और इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। सुल्तान की उपाधि इसने धारण किया, और ये पहला तुर्की शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसके साथ साथ इसने कुछ और उपाधियां धारण की, जैसे यामीन उद्दौला, मूर्ति भंजक यानी मूर्ति तोड़ने वाला, अमीन उल मिल्लत। और इसके दरबारी कवि की बात करें तो मोहम्मद गजनी के दरबारी कवि जो हैं वो अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे और उतबी थे। मोहम्मद गजनबी के दरबारी कवि अलबरूनी की बहुत ही फेमस किताब है किताबुल हिंद, फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, और फारूकी की पुस्तक है दीवान। ये एक कविताओं का संग्रह है। उतबी की पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। महमूद गजनी के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ कि भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोर को उसने उजागर किया। इसने भारत में विदेशी आक्रमण का जो है वो द्वार खोल दिया, भारत का धन लूट कर ले गया, और पंजाब, मुल्तान और सिंध में गजनी गवर्नरों की इसने नियुक्ति कर मुस्लिम शासन की इसने स्थापना की। मोहम्मद गजनी जो है इसने इंडो इस्लामिक संस्कृति की भी इसने शुरुआत की भारत के अंदर। मोहम्मद गजनी की कुछ प्रमुख लड़ाइयाँ अगर देखें तो वो 1027 में इसने अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया था। 1001 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध जो है किया था, और इसने जयपाल की हार हो गई और जयपाल इसके कारण आत्महत्या कर लिया। 1025 में इसने गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां से धन लूटा, तथा काठियावाड़ शासक भीमदेव बिना युद्ध किए हुए ही पलायन कर गया यानी भाग गया। 1020 में मोहम्मद गजनी ने बुंदेलखंड पर आक्रमण विद्याधर की सेना को इसने पराजित किया, और 1015 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण कर लोहार वंश के शासिका रानी दिद्दा से ये पराजित हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद गजनी को जो पराजित करने वाली एकमात्र महिला है वो लोहार वंश की रानी दिद्दा थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो मोहम्मद गौरी है।
मोहम्मद गौरी जो है ये 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई। और मोहम्मद गौरी की बात करें तो गौरी ने भारत का नेतृत्व जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इसका नाम, गौरी का पूरा नाम जो है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था और ये सन्सबनी या धुरिंद वंश से इसका ताल्लुक था। मोहम्मद गौरी सेनापति बख्तियार खिलजी ने जो है नालंदा बौद्ध विहार को तहस नहस कर दिया। गौरी की कुछ प्रमुख अभियान देखें तो 1175 ईस्वी में इसने भारत में प्रथम आक्रमण मुल्तान के शासक पर किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने बुरी तरीके से जो है ये मोहम्मद गौरी को हराया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और गौरी की हार होती है। 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में जो है ये गौरी विजय होता है और पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और ये कन्नौज में जयचंद बनाम गौरी होता है और इसमें जयचंद की हार होती है। इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है वो 1206 से लेके 1526 तक है। 1206 से लेके 1526 तक के कार्यकाल को दिल्ली सल्तनत कहते हैं और इसमें पहला महत्वपूर्ण शासक है गुलाम वंश। गुलाम वंश का कार्यकाल 1206 से 1290 है। गुलाम वंश में जो सबसे फेमस राजा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक है वो 1206 में 12 जून को होता है और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाता है। कुतुबुद्दीन ने अपना जो राजधानी है वो लाहौर को बनाया था और इसने बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए थे। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और इसने लाख बख्श या पील बख्श की उपाधि धारण की थी। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी दिल्ली में और भारत में प्रथम मस्जिद कुतुबुल इस्लाम की इसने स्थापना किया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है इसने अजमेर में बनवाया। इसके बाद जो है कुछ उपनाम गुलामों का गुलाम भी इसको कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की शासनकाल की अगर बात करें तो ये 1210 से लेके 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर इसने शासन किया। इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहते हैं क्योंकि ये जो है दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक संस्थापक है और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम और दामाद दोनों था। इसकी राजधानी लाहौर से इसने दिल्ली को बनाया और चांदी का टाका तथा तांबे की जीतल सिक्का जो है इल्तुतमिश ने चलाया। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए और सिक्के पर शिव और नंदी तथा चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 दल का इसने गठन किया और इक्ता प्रणाली का जो है शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश के द्वारा जो कुछ निर्माण कार्य किए गए हैं उसमें सबसे फेमस है उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा करवाया और सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है जिसको भारत का पहला मकबरा कहा जाता है उसका भी निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। इल्तुतमिश ने कुछ लड़ाइयाँ भी लड़ी, जैसे 1215 ईस्वी में इसने तराइन के तीसरे युद्ध में यालदोज को हरा दिया। 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में इसने कुबाचा को हराया। 1226 ईस्वी में बंगाल के शासक गयासुद्दीन को हराया और 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान पर इसने अपना विजय हासिल किया। 1227 से 32 के बीच इसने राजपूतों पे भी अपना विजय हासिल किया। इल्तुतमिश की जो बेटी है वो रजिया सुल्तान थी और इसका शासनकाल जो है ये 1236 से 1240 ईस्वी का रहा। ये भारत की पहली महिला शासिका थी और विवाह अल्तुनिया से इसने किया था। 1240 में इसने कैथल के निकट रजिया अल्तुनिया की हत्या हो गई और जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर यानी घोड़ों का सरदार जो है याकूत को रजिया सुल्तान ने नियुक्त किया था। रजिया पुरुष वेशभूषा में टोपी पहनकर दरबार में जाती थी और रजिया ने शिक्षा और कला को भी संरक्षण दिया था। इसके बाद जो है वो प्रमुख शासक का नाम बलबन है। बलबन जो है ये इक्ता प्रणाली का विनाश किया यानी इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया और गुप्तचर विभाग बरीद का गठन किया। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने अपनाई और चालीसा दल को भी जो है बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने जिल ए इलाही तथा उलुग खां की जो है इसने उपाधियां धारण की और इसने दीवान अर्ज नाम का एक नया सैन्य विभाग बनाया।
सिजदा एवं पैगोस की नीति बलबन ने अपनाया और पारसी रीति रिवाज से नवरोज त्यौहार भी प्रारंभ किया था। 1279 ईस्वी में इसने बंगाल अभियान किया और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। इसके बाद गुलाम वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद खिलजी वंश का शासनकाल है जो 1290 से 1320 तक रहता है। खिलजी वंश के सबसे प्रमुख राजा का नाम जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। इसका कार्यकाल 1290 से 96 यानी 6 साल का रहता है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसने राजधानी जो है वो किलो खड़ी को बनाया था। इसने रक्त एवं लौह नीति को समाप्त कर दिया और दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध जो है शासक वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। ये 70 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत पर बैठा था। सल्तनत का पहला शासक जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा और इसकी हत्या कड़ा मानिकपुर में इसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद दिल्ली सल्तनत पर बैठता है और इसका कार्यकाल जो है ये 1296 से 1316 तक रहता है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया। साथ ही बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। अलाउद्दीन ने अस्थायी सेना रखी तथा सेना को नगद वेतन दिया। इसने उपाधियां अमीर ए तुजुक और सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। ये घोड़ा को दागने का प्रथा को चालू किया और इसका सेनापति मलिक काफूर, इसका दूसरा नाम जो है 1000 दिनारी था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख अभियान है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीत गया और चित्तौड़ का नाम जो है इसने खिज्रबाद रखा। 1307 ईस्वी में इसने देवगिरी पर हमला किया और रामचंद्र और मलिक काफूर में मलिक काफूर जीत गया। 1308 में सिवाना पर हमला और शीतल देव के विरुद्ध लड़ने कमालुद्दीन को भेजा था। 1309 ईस्वी में वारंगल पर हमला किया और प्रताप रुद्रदेव से इसने मलिक काफूर ने यहाँ से कोहिनूर हीरा ले लिया था। 1311 ईस्वी में पांड्य राज पर हमला किया और वीर पांड और मलिक काफूर में मलिक काफूर वीर पांड को हरा देता है। अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसने दीवान ए वजारत विभाग का स्थापना किया जिसके कार्यरत जो थे वो वजीर प्रधानमंत्री होते थे। दीवान ए रिसालत जो है ये एक विदेशी विभाग था। दीवान ए इंसा शाही सचिवालय था और दीवान ए आरिज जो है ये एक सैन्य मंत्री था। दरबारी कवि जो है वो अमीर खुसरो था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में और हसन देहलवी था। अमीर खुसरो को जो है वो तबला व सितार का जनक माना जाता है और अमीर खुसरो का जो रचना है वो तुगलकनामा और किरान उस सादेन है। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य में अलाई दरवाज़ा, सीढ़ी का किला, हौज खास और 1000 खंबा महल आदि हैं। इसके बाद जो है वो मुबारक शाह खिलजी एक महत्वपूर्ण राजा होते हैं। इनका कार्यकाल 1316 से 1320 तक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, इसने खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की। बरनी के अनुसार जो है मुबारक शाह खिलजी दरबार में नग्न अवस्था में भी आ जाता था और इसके वजीर खुसरो खां ने जो है वो मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। इसके बाद जो है तुगलक वंश का स्थापना होता है। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है वो 1320 से लेकर 1414 तक है। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में अफगानपुर के निकट लकड़ी के महल में दबने से हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम जो है वो गाजी मलिक था और सिंचाई के लिए सर्वप्रथम नहरों का जो निर्माण करवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक था। अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई घोड़ा दागने की प्रथा तथा हुलिया लिखने की प्रथा को प्रभावी ढंग से लागू किया और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के लिए कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक इसके बाद जो है वो एक फेमस राजा होते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमासिरीन ने किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया और दिल्ली से राजधानी देवगिरी को स्थानांतरित किया।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और कृषि सुधार हेतु दीवान ए कोही और अमीर ए कोही विभाग का गठन भी किया। एडवर्ड थॉमस ने इसे सिक्का बनवाने वाला सुल्तान व धनवानों का युवराज भी कहा। इसे मुद्रा शास्त्री तथा दुनिया का खान भी कहा जाता है। इसने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इसके शासनकाल में 2 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, विजयनगर तथा बहमनी। जैन विद्वान जिन प्रभा सूरी राजेश्वर को भी इसने संरक्षण दिया था। अगला जो है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक जो है इसने दासों की संख्या इसके समय में सबसे ज़्यादा था। इसने अपनी आत्मकथा फुतूहत ए फिरोज शाही फारसी भाषा में लिखी थी। जौना खान की याद में इसने जौनपुर नगर की स्थापना किया। इसने ब्राह्मणों पर भी जो है वो जजिया कर लगाया था। भारत में तैमूर लंग के आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। इसने 2 नए सिक्के चलाए थे, जीतल धातु के, और आधा जो है वो जीतल का 50% था और बिख जो है ये जीतल का 25% था। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। बरनी इसका दरबारी कवि था और इसकी रचना तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी है। सिपाहियों को नगद वेतन की जगह गांवों के भू राजस्व उनके नाम कर दिए। फिरोज शाह के प्रमुख विभाग हैं दीवान ए खैरात, ये एक दान विभाग था। दारुल सफ़ा निःशुल्क अस्पताल था। दफ्तर ए रोजगार, ये रोजगार विभाग था। और दीवान ए इस्तिहाक एक पेंशन विभाग था। दीवान ए बंदगान जो है ये एक दास विभाग था। इसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 से लेकर 1451 तक रहता है और इसके पहले राजा खिजरका होते हैं जिनका कार्यकाल 1414 से 1421 तक है। सैयद वंश के संस्थापक थे। सल्तनत काल में शासन करने वाला शिया वंश का ये सुल्तान था। सैयद वंश के शासक स्वयं को पैगंबर या मोहम्मद का वंशज मानते थे और तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान और दिवालपुर की सूबेदारी सौंप दी थी। इसके बाद मुबारक शाह आते हैं 1421 से 1434 तक। खिज्र खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा शाही उपाधि भी धारण की। इतिहासकार अहमद सर हिंदी इसका समकालीन था और इनका पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही। इसने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नगर की स्थापना की थी। और अलाउद्दीन आराम शाह जो है ये सैयद वंश का अंतिम शासक था जिसका कार्यकाल जो है वो 1445 से 1451 तक था। इसके बाद जो है वो लोधी वंश का स्थापना होता है। लोधी वंश का जो कार्यकाल है वो 1451 से 1526 तक है। इसके पहले राजा बहलोल लोधी होते हैं। ये लोधी वंश का संस्थापक था। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में विलय इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसने बहलोल नामक सिक्का चलाया था और बहलोल लोधी तथा मसूद शाह की सेना को पानीपत के निकट नरेला में युद्ध हुआ। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश था। इब्राहिम लोधी की बात करें तो 1517 से लेकर 1526 तक इसका कार्यकाल है और लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। और 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई, यानी वो हार गया। और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला और अंतिम शासक जो है वो इब्राहिम लोधी था। सल्तनत कालीन कुछ प्रशासन की बात करें तो दीवान ए इंसा जो है पत्राचार एवं संचार विभाग था। काजी उल कुजात जो है ये न्याय मंत्री का पद था। दीवान ए रसातल है विदेश मंत्री और दीवान ए अर्ज है सैन्य विभाग। इसके बाद हम देखते हैं सिकंदर लोधी को। सिकंदर लोधी जो है इसका समय अवधि जो है 1489 से 1517 तक है। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी सिकंदर लोधी ने और कुशल सैन्य व्यवस्था तथा गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। यह बहलोल लोधी का पुत्र था और लोधी वंश व दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक था। भूमि मापने के लिए इसने गज ए सिकंदरी प्रणाली को चलाया और गुलरुखी शीर्षक के नाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखता था। इसके समय में गान विद्या के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई और 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना भी किया था। 1506 में आगरा को अपनी इसने राजधानी बनवाया और
आयुर्वेदिक ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। मुगल शासक जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं, तो अगर हम मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश का जो टोटल टेन्योर है वो 1526 से 1857 तक है। मुगल वंश के शासक व उत्तराधिकारी को देखें उससे पहले देख लेते हैं कि मुगल शासक जिनके मकबरा भारत से बाहर हैं, तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में हो जाएगा, जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में, और बहादुर शाह जफर का रंगून यानी बर्मा म्यांमार में। यानी 3 शासक जो है इनके मकबरा जो है वो भारत से बाहर है। मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जिसका समय अवधि 1526 से 1530 तक है। बाबर जो है इसका जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। ये मुगल वंश का संस्थापक है। इसने उपाधियाँ ली थी कलंदर, बादशाह या पादशाह। काबुल विजय के बाद इसने उपाधियाँ ये लिया था। बाबर के समकालीन शासक नुसरत शाह हैं, ये बंगाल के शासक थे, और कृष्ण देव राय हैं, ये विजयनगर के शासक थे। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी है, इसकी भाषा तुर्की है, और इसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, मालवा, दिल्ली, गुजरात व बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर तथा मेवाड़ का उल्लेख जो है वो तुजु के बाबरी में किया गया है। मुबाइन पद शैली का जनक था, और ये अलंकार शास्त्र में रिसाल ए उसज नामक पुस्तक लिखी। इसने जो सिक्के चलाए थे, चांदी का शाहरुख और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। मकबरा इसका काबुल में है, और पहले इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में इसको काबुल ले जाया गया। बाबर द्वारा लड़ा गया कुछ युद्ध जो है उसमें पहला फेमस युद्ध है पानीपत का युद्ध, जो 1526 में लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। इसमें बाबर जीत जाता है, और तुगलमा व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग ये किया था। इसके बाद अगले साल ये खानवा का लड़ाई लड़ता है, जिसमें इसने राणा सांगा को इसने हरा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। 1528 में इसने जो है वो बाबर व मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में इसने मेदिनी राय को पराजित किया, और मेदिनी राय की पुत्रियां को हुमायूं तथा कामराज को सौंप दिया। बाबर इसमें जीत गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, और ये अफगानों के बीच जल व थल पर लड़ा गया प्रथम युद्ध था। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण की बात करें तो ये 1518-19 में जो है वो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने भेड़ा और बाजौर पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद जो है वो हुमायूं दिल्ली मुगल वंश का राजा बनता है। ये 2 कार्यकाल में अपना शासन चलाता है, 1530 से 40 और 1555 से 56। इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ, और हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा जो है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूं जो है ये ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहा था। हुमायूं के मकबरे को वर्ष 1993 में जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हमीदा बेगम जो है वो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था, और हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीनपना नगर की स्थापना की थी। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच विवाद का मुख्य कारण जो है वो बंगाल था। लेनपुल का कथन था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु जो है वो शेर मंडल नामक पुस्तकालय भवन में सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं, जैसे कि कालिंजर पर इसने आक्रमण 1531 में किया था, और प्रथम सैनिक अभियान था। कालिंजर बुंदेलखंड में स्थित था। प्रताप रुद्रदेव पर इसने हमला किया। दोराहा का युद्ध 1532 में इसने गोमती नदी के तट पर लड़ा था, और अफगानी शासक मोहम्मद लोदी को इसने हराया था। चुनार का घेरा 1532 में हुआ, और चुनार पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में विख्यात था। चुनार बनारस के निकट था। इसके बाद हम बात करें तो ये चौसा का युद्ध लड़ता है 1539 में, और इसमें हुमायूं व शेरशाह यानी शेरशाह सूरी के बीच लड़ाई होता है, और इसमें युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की, और इसमें हुमायूं की हार हो जाती है। चौसा कर्मनाशा नदी के तट पर स्थित था, और ये वर्तमान में बिहार और यूपी के सीमा पर है। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ, और हुमायूं व अफगान शासक सिकंदर सूर के बीच में हुआ।
और इसमें हुमायूं के तरफ से युद्ध का नेतृत्व जो है वो बैरम खान ने किया था। और इस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली का राज्य वापस मिला था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ और इसमें हुमायूं हार जाता है और हुमायूं भारत छोड़कर अपने भाई के पास सिंध भाग गया था। इसी बीच में शेरशाह सूरी जो है वो दिल्ली सल्तनत के राजा बनते हैं और उनका कार्यकाल जो है समय अवधि 1540 से 45 है। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया और इसका नामकरण जो है वो ऑकलैंड ने किया था। जीटी रोड का पूर्व नाम जो है वो सड़क ए आजम है। शेरशाह सूरी ने कुछ उपाधियां ली जैसे शेरशाह और हजरत आला की। इसका जन्म 1472 में नरनौल में हुआ था और सिपाहियों की व्यक्तिगत जानकारी लिखना चेहरा कहलाती है। शेरशाह सूरी की नाम जो है वो फरीद था और बाद में शेरशाह हुआ और इसके बाद शेरशाह हो गया था। इसने अपना राज्याभिषेक 1540 में करवाया और शेरशाह ने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज 32 इंच एवं सन की डंडी प्रणाली विकसित की। इसके समकालिक कबीर जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी थे और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने जो है वो राजपूत के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ। मुद्रा प्रणाली की इसने शुरुआत की और 3 धातु के सिक्के जारी किए थे, सोने का मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम। चांदी का सिक्का 178 ग्रेन यानी लगभग 11.53 ग्राम का होता था। इसके बाद जो राजा है वो अकबर हैं। अकबर का जो शासन है वो 1556 से 1605 तक का है। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में होता है। राज्याभिषेक 1556 में किया जाता है। इसके संरक्षक बैरम खान यानी खान बाबा थे और मुगल वंश का एकमात्र जो है ये एक अनपढ़ शासन था। इसकी आत्मकथा जो है अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया और अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहला खंड अकबर के पूर्वजों का वितरण बताता है, दूसरा खंड अकबर के राज्याभिषेक का विवरण बताता है और तीसरा खंड जो है आईने अकबरी है। इसने झरोखा दर्शन की शुरुआत की और अकबर के शासन को पर्दा शासन व पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। अकबर के दरबारी चित्रकार सैयद अली, दशवंत, बसावन और अब्दुल समद थे। अकबर को सिकंदरा आगरा में दफनाया गया और इसकी मृत्यु 1605 में हो गई थी। अकबर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं जैसे कि इसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया और 1567 में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा करता है और 1583 ईस्वी में इलाही संबत की जो स्थापना भी करता है। 16 एक कुल की नीति अपनाई और तानसेन को वाणी विलास तथा कंठा भरण की उपाधि दी। बीरबल का जो मूल नाम है वो महेश दास था और बीरबल को इसने राजा की उपाधि दी थी। अकबर के निर्माण कार्य में सबसे फेमस है बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है। आगरा का लाल किला 1565 में बनाया, लाहौर का किला 1565 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, आमेर का किला 1573 में, अटक का किला 1581 में और इलाहाबाद का किला जो है वो 1583 ईस्वी में इसने बनवाए थे। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे जिसमें 9 लोग थे। जो बीरबल जो था वो सलाहकार था, अबुल फजल कवि और लेखक थे, तानसेन संगीतकार थे और अब्दुल रहीम खाना लेखक थे, मान सिंह सेनापति, राजा टोडरमल भू राजस्व अधिकारी, शेख फैजी लेखक और कवि, हकीम हुकाम रसोई का प्रबंधक और मुल्ला दो प्याजा बीरबल की प्रतिद्वंदी था। अकबर के द्वारा लड़ा गया महत्वपूर्ण युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध। 1556 में इसने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया। गुजरात विजय 1572 में इसने इतमाद खां को हराया था और टोडरमल के द्वारा गुजरात में प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप से यह लड़ा और राणा प्रताप ने कभी भी जो है वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। असीरगढ़ विजय जो है वो 1601 में अकबर के द्वारा किया गया और ये मीरन बहादुर के बीच लड़ा गया। ये अकबर की जो है ये अंतिम विजय थी। असीरगढ़ के किला का दरवाज़ा सोने की चाबियों से खोला जाता था।
इसके बाद जो राजा है उसका नाम जहांगीर है, 1605 से 1627। जहांगीर गद्दी पर बैठते ही इसके पुत्र खुसरो ने इससे विद्रोह किया और सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव हैं इसको इसने फांसी दे दिया था। नूरजहां की माता अस्मत बेगम के ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया था। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी बाद में इसे मोतबिंद ने पूरा किया था। और जहांगीर के पत्नी का जो नाम है वो मेहरून निशा, जहांगीर ने इसे नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां के पिता ग्यास बेग का जहांगीर ने एतमातुद्दौला की उपाधि दी थी और आगरा के किले में न्याय की घंटी लगवाई। नूरजहां को जुनता गुट का गठन किया और जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। जहांगीर के काल में आने वाले अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस 1608 में और टॉमस रो जो है ये 1615 में आया था। जहांगीर के कुछ दरबारी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास और आगा रजा। इसके बाद जो राजा है वो शाहजहां है, 1627 से 1658। शाहजहां जो है ये मयूर सिंहासन का निर्माण कराया और तख्त ए ताउस भी मयूर सिंहासन को कहते हैं। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। शाहजहां के पत्नी अर्जुमंद बेगम बाद में शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। शाहजहां का काल जो है वो संगमरमर काल, वास्तुकला का स्वर्ण काल और किसानों का जो है हितैषी के रूप में जाना जाता है। इलाही संबत के स्थान पर इसने हिजरी संबत को लागू किया और इसने सिजदा प्रथा को समाप्त कर चहार तस्लीम प्रथा चलाई थी। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाया और शाहजहां के दरबारी कवि सुंदरदास, चिंतामणि और कवि चंद्राचार्य थे। हिंदू तीर्थयात्री पर ये पुनः कर लगा दिया और संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ थे, इसको महावीराय की इसने उपाधि दी। और ध्रुपद शाहजहां का जो है प्रिय राग था। शाहजहां के जो है वो 4 पुत्र थे, शाह शुजा, औरंगजेब, मोहम्मद मुराद और दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है वो उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया और लेनपुल ने इसे लघु अकबर कहा है। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। इसके बाद जो है शाहजहां के पुत्रों के मध्य जो है ये उत्तराधिकार के 4 युद्ध लड़े गए हैं। पहला जो है ये बहादुरपुर का युद्ध 1658 में लड़ा गया और इसमें शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच ये लड़ा गया था। धर्मट का युद्ध जो है वो 1658 में औरंगजेब, मुराद तथा दारा शिकोह के बीच। सामूगढ़ का लड़ाई 1658 में औरंगजेब, मुराद तथा दारा शिकोह के बीच। और 1659 में देवराय का युद्ध हुआ औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच। खाजबा का युद्ध जो है वो 1659 ईस्वी में हुआ औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच। लास्ट में जो है वो औरंगजेब का इन सभी युद्धों में विजय होता है और औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश का राजा रहता है। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला जो है वो 1658 में और अगला जो है वो 1659 में। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित गुलदाबाद में दफनाया गया। 1686 में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को इसने जीता था। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया। इसके अन्य नाम जो है ताजमहल का फूहर नकल, द्वितीय ताजमहल या दक्षिण का ताजमहल। इसकी उपाधियां जो है आलमगीर और जिंदा पीर का था। इसने जजिया कर 1679 ईस्वी में दोबारा शुरू किया। नौरोज उत्सव और झरोखा दर्शन को समाप्त किया और संगीत पर इसने बैन लगा दिया था। इसकी पत्नी जो है उसका नाम दिलरास बेगम था। उसको उपाधि इसने रबिया उद दौरानी का दिया था। इसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या जो है वो सर्वाधिक थी और इसने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इसके बाद देखिए कुछ भक्ति आंदोलन का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति संतों के 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय थे। भगवान विठोबा के ये भक्त थे, वरकारी तीर्थयात्री पंथ कहलाए। द्वितीय समूह पंजाब व राजस्थान में सक्रिय थे। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई जो कर्नाटक व महाराष्ट्र में फैल गई।
भक्ति आंदोलन का विस्तार 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय रामानुजमचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म समाज जो है माधवाचार्य द्वैतावाद, रुद्र समाज विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद और सनकादि साम्राज्य जो है संप्रदाय निम्बकाचार्य अद्वैताद्वैतवाद के ये समर्थक थे। शैव संत अपार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। रामानंद की शिक्षा 2 संप्रदायों का उदय हुआ, सगुण और निर्गुण। सगुण पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और निर्गुण भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत जो है वो रामानंद के द्वारा लाया गया था। और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति सूफी आंदोलन के 2 प्रमुख संप्रदाय थे। सगुण संप्रदाय के जो भक्त हैं वो तुलसीदास, नाभादास, निम्बकार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई थे। औरंगजेब के काल के प्रमुख विद्रोह जो है वो अंग्रेज का विद्रोह है। 1686 में अंग्रेज को हुगली से बाहर भगा दिया। सिख विद्रोह 1675 से 1707 ईस्वी में एकमात्र धार्मिक विद्रोह औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह था। जाट विद्रोह 1669 ईस्वी में औरंगजेब के समय में प्रथम संगठित विद्रोह था। इसका मुख्य कारण भूमि विषयक समस्या थी। सतनामी विद्रोह 1672 में यह मथुरा के निकट नरनौल धार्मिक संप्रदाय था। बुंदेला विद्रोह 1661 में ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। प्रमुख मत प्रवर्तक की बात करें तो मत और प्रवर्तक देखते हैं। देखिए मत जो है वो है अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद और अविभागाद्वैत। प्रवर्तक की बात करें तो शंकराचार्य हैं, निम्बकाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं और विज्ञान भिक्षु हैं। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक की बात करें तो देखिए चोल शासक के प्रमुख शासक विजयालय हैं 1850 से 1870। ये चोल साम्राज्य के जो है ये संस्थापक हैं। इसकी राजधानी उदयपुर थी, ये शुरुआती राजधानी थी। विजयालय ने जो है वो पुरकेसरी या नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आदित्य प्रथम हैं जिनका शासनकाल 1870 से 1907 है। ये विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था और चोलों के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसने कोदंडराम इसने पल्लव के शासक अपरिजित वर्मन को हराया था। अरमली वर्मन या राजराज प्रथम 985 से 1014 ये पराकांतक द्वितीय का पुत्र था और इसने राजराज की उपाधि धारण की थी। इसने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता तथा मुमंडी चोल मंडलम नाम दिया। इसने तंजौर के राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। इसकी उपाधियां जो है वह राजेश्वर और मुमंडी चोल की है। राजेंद्र प्रथम जो है ये राजराज प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम को बनाया। राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1025 ईस्वी में कारारम के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध थी। इसकी उपाधियां गंगैकोंड चोल और चोलेंद्र और रामेश्वर परमेश्वर भक्त था। चोल चालुक्य वंश कुलोतुंग चोल प्रथम जो है इसके संस्थापक थे और इसने चोल और चालुक्य वंशों के बीच जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद चोल इतिहास चोल चालुक्य के नाम से जाना जाने लगा। इसने कलचुरी शासक यश कर्णदेव तथा कलिंग नरेश अनंत वर्मन को पराजित किया था। विक्रम चोल जो है इसने चिदम्बरम में नटराज मंदिर का में अपार दान दिया और विक्रम चोल ने अकलक एवं त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र तृतीय की बात करें तो ये चोल वंश का अंतिम शासक था। पांड्य राजा सुंदर पांड्य द्वितीय को इसने पराजित किया था। 1551 ईस्वी में पांड्य राज शासक जटावर्मन सुंदर पांड्य ने चालुक्य, होयसल तथा काकतीय राज्यों को जीता और राजेंद्र तृतीय को अपनी अधीनता में रहने के लिए बाध्य किया। इसके बाद हम सिख संप्रदाय के 10 गुरु को देखते हैं। देखिए सिख संप्रदाय में जो 10 गुरु हैं उनका नाम है, पहले गुरु गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, सातवां हर राय,
8वां हरकिशन, 9वां तेग बहादुर और 10वां जो है ये गोविंद सिंह है। 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर की जो हत्या करवा दी गई थी। अर्जुन देव का हत्या जहांगीर के द्वारा और तेग बहादुर का हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया था। इनके ये कार्यकाल हैं, ये देख लीजिए, ये इतना ज़रूरी नहीं है फिर भी सामने है, एक बार आप देख सकते हैं। इनकी उपलब्धियां हमको ध्यान रखना है। देखिए गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और गुरु लिपि के जनक। लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित किया था कौन? गुरु अंगद ने। वहीं अमरदास की बात करें तो आनंद खराज विवाह समारोह को इसने शुरू किया था। रामदास ने अमृतसर की स्थापना किया और अर्जुन देव ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन और अमृतसर में हर मंदिर साहिब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण कराया। इसे जो है जहांगीर ने फांसी दे दिया था। हरगोबिंद जो है ये अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की और सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। हर राय जो है ये उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए और पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। हरकिशन जो है ये अल्प वयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी और गोविंद सिंह ने जो है ये खालसा सेना संगठन तथा पाहुल का इन्होंने प्रवर्तन किया। इसके बाद हम शाकंभरी या चौहान वंश या चहमान वंश को देखते हैं। चौहान वंश के सबसे प्रमुख राजा पृथ्वीराज तृतीय हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में इसने मोहम्मद गौरी को हराया था और तराइन के दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। इसमें ये गौरी से पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो है ये चंद्र बरदाई हैं और ये इनके दरबारी कवि थे। विग्रह राज चतुर्थ की बात करें तो अजमेर में सरस्वती मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया और कथा सरीसागर तथा ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव थे। विग्रह राज ने करिकेली नाटक की रचना की। इसकी पंक्तियां अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़ा पर लिखी है। इन्होंने तोमड़ों से दिल्ली को जो है वो जीत लिया था विग्रह राज चतुर्थ ने। इसके बाद हर्षवर्धन को देखते हैं जिनका जो समय अवधि है 606 से 647। ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के ये रचयिता हैं। इनकी उपाधियां परम भट्टारक, महाराजाधिराज और सार्वभौम की है। बुद्ध का दांत कश्मीर से लाकर संघाराम मठ में स्थापित किया। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्ष के समय चीनी यात्री हुएंसान भारत आया था और हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। पाल वंश की बात करें तो 750 से 1174 ईस्वी इनका कार्यकाल हो जाएगा और इनकी राजधानी मुंगेर यानी मुदगिरी थी। रामपाल जो है ये अंतिम शक्तिशाली शासक था और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने ओदंतपुरी मठ बनवाया था। धर्मपाल की बात करें तो ये उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला यह पहला राजा था। और देवपाल की बात करें तो अरब यात्री सुलेमान इसके समय में भारत आया था और महिपाल प्रथम जो है ये पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट वंश की अगर हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक है वो गरुड़ यानी स्वर्ण गरुड़ का था। इसकी राजधानी मानेखेट थी। राष्ट्रकूटों की संस्थापक जो है वो दंती दुर्ग हैं और इनकी भाषा कन्नड़ थी। इनके शासक जो दंती दुर्ग हैं और इनकी उपाधियां महाराजाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की थी। कृष्ण प्रथम जो है इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ध्रुव जो है ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित हुए थे और इनकी उपाधि धारावर्ष की थी। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश का स्वर्णकाल के रूप में गोविंद तृतीय के शासनकाल को जाना जाता है और गोविंद तृतीय की उपाधि जो है वो कृति नारायण और त्रिभुवन धवला की थी। अमोघ वर्ष प्रथम जो है ये कविराज मार्ग की रचना किया और तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली। इसने अतिशय धवल और वीर नारायण की उपाधि इसने धारण किया था। इंद्र तृतीय जो है ये प्रथम दक्षिणी राजा जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया और कृष्ण तृतीय जो है इसने राष्ट्रकूट सत्ता की पुनर्स्थापना की थी। चालुक्य वंश की अगर हम बात करें तो देखिए चालुक्य वंश में जो है पहला है बादामी या वातापी के चालुक्य। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, बादामी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य।
चालुक्यों की मूल शाखा जो है ये उदय स्थित बीजापुर, इनका उदय स्थल बादामी होने के कारण इन्हें बादामी के चालुक्य कहा गया है। पुलकेशिन प्रथम की बात करें तो बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे और इनकी उपाधियां सत्याश्रय या रणविक्रम की थी। इसने अश्वमेध, वाजपेयी और वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कृतिवर्मन प्रथम जो है इसने कदम्ब शासक अजय वर्मा को हराया था और राष्ट्रकूट स्तंभ लेख में उसने बहु सुवर्ण अग्रिष्टयोम यज्ञ करवाने वाला कहा गया। इसने बनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य और बेल्लारी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित किया था। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कदम्बों पर जीत थी। पुलकेशिन द्वितीय की अगर हम बात करें तो इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसकी उपाधियां सत्याश्रय श्री और पृथ्वी वल्लभ महाराज थी। इसके विषय में जानकारी ऐहोल अभिलेख से हमको मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपना साम्राज्य 2 भागों में बांटा था। इसने एक भाग अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दिया था। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर व बुक्का के द्वारा हुआ था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हैं। पहला है हरिहर और बुक्का 1336 से 1448, फिर सालुब वंश 1485 से 1505। इसके संस्थापक सालुब नरसिंह हैं। तुलुब वंश के राजा संस्थापक वीर नरसिंह हैं और अरविडु वंश के जो राजा हैं वो तिरुमल हैं। बहमनी वंश की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसके पहले राजा होते हैं और इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने अपने राज्य में जजिया कर वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। दाबुल पश्चिमी समुद्री तट पर बहमनी साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था और इसने कंधार, कोटगिरी, कल्याणी और बीदर क्षेत्र को जीता था। इसके बाद जो है उनका नाम मोहम्मद शाह प्रथम है। मोहम्मद शाह प्रथम ने सार्वजनिक मध्य गृहों पर प्रतिबंध लगाया और इसने राज्यों को 4 भाग गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित किया। इसी के शासन में जो है बारूद का प्रयोग पहली बार भारत के अंदर किया गया था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की अगर हम बात करें तो इसका शासनकाल 1442 से 1436 तक है और इसने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया। उदारता के कारण इसे अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है। कालांतर में जो है वो बहमनी में 5 नए स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। देखिए बीजापुर के जो संस्थापक है वो यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद थे। बरार के जो संस्थापक है वो इमाद शाह। गोलकुंडा के शासक अली कुतुब शाह और बीदर के संस्थापक अमीर अली बरीद थे। संगम वंश के प्रमुख शासक की बात करें तो हरिहर प्रथम जो है ये विजयनगर साम्राज्य की सीमा का इन्होंने विस्तार किया और अपने शासनकाल के 7वें वर्ष राजधानी ओनेगोंडी से विजयनगर हम्पी स्थानांतरित किया। इसके बाद जो है वो बुक्का प्रथम का शासन आता है और बुक्का प्रथम ने जो है बुक्का प्रथम को जो है वो साहित्यकारों ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा है। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध में इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय। इसने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और कनारा, मैसूर, कांची और त्रिचिनापल्ली को इसने जीता था। इसने बहमनियों से गोवा और बेलगांव भी छीन लिया था। इसके बाद है देवराय प्रथम जो है इसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया। इसके शासनकाल में इटली यात्री जो है वो निकोलो डी कोंटी जो है वो भारत आया था। देवराय द्वितीय की बात करें तो इसकी उपाधियाँ गज बेटक या इमादी देवराय के नाम का है और श्रीनाथ इसके दरबारी कवि थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। विरूपाक्ष जो है वो द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। प्रतिहार वंश की बात करें तो हरिश्चंद्र जो है ये इसके संस्थापक थे।
नागभट्ट प्रथम जो है वो ग्वालियर प्रशस्ति में मल्लेच्छ अरबों का नाशक बताया गया है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो नागभट्ट प्रथम है, वहीं हरिश्चंद्र इसके संस्थापक हैं। वत्स राज की बात करें तो वत्स राज जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रतिहार शासक था पहला। महीर भोज जो है इसने कन्नौज को राजधानी बनाया और आदि वराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की थी। महेंद्रपाल प्रथम जो है ये कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण के रचयिता, राजशेखर इसके दरबारी कवि थे। महीपाल प्रथम जो है इन्हीं के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। राज्यपाल जो है इसके शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने कन्नौज पर आक्रमण 1028 में किया था और यशपाल जो है ये अंतिम शासक थे। यहीं पे जो है हमारा मध्यकालीन भारत जो है वो समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मॉडर्न इंडिया को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और रिवीजन बार बार करिए। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।